हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के संदर्भ में यूनिट वाइज कंप्लीट सिलेबस का विश्लेषण कर रहे हैं। और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कम्युनिकेशन के संदर्भ में बात कर रहे हैं, यानी कि संप्रेषण के संदर्भ में, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि कम्युनिकेशन का क्या अर्थ है। उसके बाद हम कम्युनिकेशन के टाइप्स को समझेंगे। तो इस तरह से जो ये आज की जो ये संपूर्ण वीडियो है वो वीडियो कम्युनिकेशन को बेस्ड रहने वाली है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के जो संपूर्ण जो सिलेबस है उस संपूर्ण सिलेबस को यूनिट वाइज हमारे चैनल के माध्यम से उसका विश्लेषण देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके जो वहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 करके प्लेलिस्ट बनी होगी वहाँ से जा करके आप कंप्लीट विश्लेषण एक साथ देख सकते हैं। और यदि आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं, वो चाहे हमारी टीचिंग स्टाइल को लेकर के हो, चाहे हमारे कंटेंट को लेकर के हो, वो चाहे किसी भी तरह का स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग फीडबैक क्यों ना हो, तो आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आप हमें फीडबैक देंगे उस पर हम जरूर अमल करेंगे, ताकि हम अपनी टीचिंग स्टाइल में इम्प्रूवमेंट कर सके, अपने कंटेंट को बेहतर कर सके। तो आपके फीडबैक पे हम जरूर अमल करेंगे, इसीलिए आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। और यदि आप इस टॉपिक के अलावा किसी भी अन्य टॉपिक पे अलग से डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस टॉपिक पे आप अलग से डिटेल में वीडियो चाहते हैं। तो आपको हम उस टॉपिक पे डिटेल में अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमें जरूर कमेंट के थ्रू बताइएगा किस टॉपिक पे आपको चाहिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, और उस टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़िएगा। और उस ग्रुप के माध्यम से हम आपको जो हमारे नोट्स है वो नोट्स आप तक हम पहुंचा पाएंगे उस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। तो जरूर उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। जो ये आज की जो ये वीडियो है, ये संपूर्ण वीडियो कम्युनिकेशन पर बेस्ड रहने वाली है, यानी कि संप्रेषण पे बेस्ड रहने वाली है, जिसमें कि हम सबसे पहले ये समझेंगे इस वीडियो के तहत कि संप्रेषण का क्या अर्थ होता है। और उसके बाद हम संप्रेषण के प्रकारों के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। यहाँ पे हम जो संप्रेषण के जो प्रकार है उन प्रकारों को हम 3 आधारों पर वर्गीकृत करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम संबंधों के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण करेंगे। संबंधों के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण हम 4 आधारों पर देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहले इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, और दूसरा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और तीसरा ग्रुप कम्युनिकेशन, और चौथा मास कम्युनिकेशन। और जो दूसरा आधार है वो है चैनल के आधार पर संप्रेषण के प्रकार। यहाँ पे हम चैनल के आधार पर संप्रेषण को 4 आधारों पर देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहला है वर्बल कम्युनिकेशन, और दूसरा ओरल कम्युनिकेशन, और तीसरा राइटिंग कम्युनिकेशन, और चौथा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और अंत में हम उद्देश्य और शैली के आधार पर संप्रेषण के प्रकारों को देखेंगे। यहाँ पे हम उद्देश्य और शैली के आधार पर कम्युनिकेशन को 2 प्रकारों में देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो उद्देश्य और शैली के आधार पर जो संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में कि संप्रेषण का क्या अर्थ है, संप्रेषण के प्रकारों के बारे में डिटेल में इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो ये आज का जो ये टॉपिक है
कम्युनिकेशन, ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इतना महत्वपूर्ण है यूजीसी नेट जीआरएफ के संदर्भ में और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के संदर्भ में। इसके अलावा भी अन्य जो परीक्षाएं होती है उन परीक्षाओं में भी कम्युनिकेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो आज का टॉपिक है इस वीडियो के अंतर्गत ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आप बड़े ही ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को समझिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे बारी बारी से विश्लेषण करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि संप्रेषण होता क्या है, कम्युनिकेशन का क्या अर्थ होता है। संप्रेषण का अर्थ किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना होता है। जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन में होता क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किसी सूचना या संदेश को पहुंचाया जाता है और संप्रेषण का हमारे जीवन के शिक्षा, शैक्षिक, व्यापारिक, प्रशासनिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में इसका अत्यंत महत्व होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना ना ही सामाजिक जीवन में, ना ही प्रशासनिक क्षेत्र में, ना ही व्यापारिक क्षेत्र में, ना ही हमारे जीवन की शिक्षा और शैक्षिक जगत में इनके कम्युनिकेशन के बिना कोई महत्व नहीं है और कम्युनिकेशन के बिना हम इन कार्यों को संचालित भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है, जो संप्रेषण होता है, इसका अहम रोल होता है और इसके द्वारा हर एक कार्य को बड़ी बेहतरी के साथ संपन्न किया जाता है। क्योंकि संप्रेषण में यह होता है किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाएं एवं संदेश को पहुंचाया जाता है और जिसके बाद उसको लेकर के आगे जो गतिविधियां हैं वो गतिविधियां संचालित होती है, सुचारू रूप से चलती रहती है। तो इस तरह से ये होता है संप्रेषण। अगर मैं सामान्य शब्दों में कहूं कि संप्रेषण होता क्या है, संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जब कोई सूचनाएं, कोई संदेश, उनमें एक तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है, इनमें आपस में सर्कुलेट होता है, तो वो संप्रेषण कहलाता है। एक व्यक्ति से सूचना भेजी जाती है और उस सूचना को प्राप्त करने के लिए अगला व्यक्ति तैयार होता है, तो इस तरह से वो संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन कहलाता है। अब हम इसके बाद कम्युनिकेशन के टाइप्स को समझ लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम संबंधों के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण करेंगे और यहाँ पे हम संबंधों के आधार पर कम्युनिकेशन को 4 आधारों में यहाँ पे देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन कि किस तरह से है, कैसे होता है। जो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होता है इसमें किस तरह से अपने आप से यहाँ पे संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे व्यक्ति अपने आप के साथ वो संप्रेषण करता है, वो कम्युनिकेशन करता है और इसमें आत्मचर्चा, आत्मविचार, आत्मकथन के रूप में ये इसे जाना जाता है, किसको, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन को। और इसमें जो संदेश प्रेषक और संदेश प्राप्त करता एक ही व्यक्ति होता है, क्योंकि ये अपने आप से यहाँ पे कम्युनिकेशन किया जाता है और ये एक स्वचालित संप्रेषण प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये अपने आप के साथ ये कम्युनिकेशन होता है और इसमें संदेश को भेजने वाला और संदेश को प्राप्त करने वाला यहाँ पे एक ही व्यक्ति होता है, क्योंकि ये अपने आप से संप्रेषण होता है और वो स्वचालित होता है। इसमें ध्यान लगाना, चिंतन करना, इष्ट देव प्रार्थना करना आदि शामिल होता है। किस तरह से जब ध्यान लगाया जाता है, कोई चिंतन मनन किया जाता है और प्रार्थना की जाती है,
तो ये जो कम्युनिकेशन है ये इम्पर्सनल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है। तो इसमें किस तरह से अपने आप के साथ कम्युनिकेशन किया जाता है और संदेश को प्राप्त करने वाला, संदेश को भेजने वाला यहाँ पे एक ही व्यक्ति होता है और ये स्वचालित संप्रेषण होता है। तो इस तरह से ये इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। और दूसरा टाइप है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें दो व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी होता है। जब दो व्यक्तियों के बीच यहाँ पे संप्रेषण होगा, यहाँ पे विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे आदान प्रदान होगा, तो वह इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में दो व्यक्तियों के बीच यहाँ पे विचारों, भावनाओं, सूचनाओं का यहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे आदान प्रदान होता है। यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। एक व्यक्ति सूचनाओं को, विचारों को वो दूसरे व्यक्ति तक भेजता है और इस तरह से इन दोनों व्यक्तियों के बीच जो सूचनाओं एवं विचारों का जो आदान प्रदान होता है उसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें दो व्यक्तियों के बीच संपर्क होना बहुत जरूरी होता है। और अगला है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों और कौशलों का आदान प्रदान होता है। इसमें दो से अधिक व्यक्ति जब होंगे और उनमें विचारों और कौशलों का जब आदान प्रदान होगा तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें सामूहिक निर्णय लेने और आत्म अभिव्यक्ति आदि शामिल होता है। जब दो से अधिक व्यक्ति आपस में विचारों और कौशलों का आदान प्रदान यहाँ पे करेंगे तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है और इसमें सामूहिक निर्णय लेने, आत्म अभिव्यक्ति आदि शामिल होता है। और चौथा है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन यह विशाल जनसमूह के साथ संप्रेषण होता है। मास कम्युनिकेशन एक बहुत बड़े समूह के साथ एक कम्युनिकेशन होता है। इसे हम मध्यस्थता संप्रेषण भी कहते हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेशन एक तरह से मध्यस्थता की भूमिका निभाता है जो एक विशाल जनसमूह के साथ संपर्क स्थापित करता है। इसमें कई संदेशों को एक साथ बहुत लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। और यहाँ पे मास कम्युनिकेशन में किस तरह से समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो, सिनेमाघर, इंटरनेट आदि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। किसके अंतर्गत? मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत। जैसे कि यहाँ पे हम टेलीविजन को देखते हैं और समाचार पत्रों को देखते हैं और सिनेमाघर, इंटरनेट, इसके माध्यम से किस तरह से बहुत बड़ी आबादी के साथ संपर्क स्थापित किया जाता है। तो इस रूप में जो यहाँ पे मास कम्युनिकेशन है ये एक तरह से मध्यस्थता की भूमिका निभाता है, इसीलिए इसे मास कम्युनिकेशन को मध्यस्थता संप्रेषण भी कहा जाता है। और ये एक विशाल जनसमूह के साथ ये संपर्क स्थापित करता है कि किस तरह से टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सिनेमाघरों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से एक साथ एक समय में बहुत से लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता है। तो इस तरह से ये मास कम्युनिकेशन होता है। और अब हम इसके बाद चैनल के आधार पर संप्रेषण के प्रकारों को देखेंगे, जिसमें कि हम चैनल के आधार पर संप्रेषण को हम 4 आधारों पर देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि शाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण, इसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि लिखकर और बोलकर, इनमें दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे कि शब्द से प्रतीत हो रहा है शाब्दिक संप्रेषण, इसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है कम्युनिकेशन में, जो लिखकर भी हो सकता है और बोलकर भी हो सकता है।
यानी कि इसमें शब्दों का प्रयोग होगा, वो संप्रेषण, शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। ओरल संप्रेषण यानी कि मौखिक संप्रेषण। यहां पे जो ओरल कम्युनिकेशन है, ओरल कम्युनिकेशन, इसमें मौखिक रूप से वाणी के द्वारा विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसमें लिखित रूप में नहीं होता संप्रेषण, यहाँ पे मौखिक तौर पे यहाँ पे संप्रेषण होता है, जो वाणी के द्वारा विचारों एवं सूचनाओं का यहाँ पे आदान प्रदान किया जाता है। मौखिक संप्रेषण में किस तरह से संप्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों ही आमने सामने रहते हैं, ये किस तरह से होता है? जब हम मौखिक तौर पे यहाँ पे संप्रेषण करेंगे, जब मौखिक रूप में संप्रेषण होगा तो यहाँ पे ये आवश्यकता महसूस होती है मौखिक संप्रेषण में कि दोनों व्यक्ति आमने सामने होने बेहद जरूरी है। जो संदेश को भेजेगा और जो संदेश को प्राप्त करेगा, वो दोनों ही व्यक्ति आमने सामने होना जरूरी है, क्योंकि ये वाणी के द्वारा ये मौखिक संप्रेषण संचालित होते हैं। तो इस रूप में यहाँ पे ये आवश्यकता होती है कि जो संदेश को भेजता है और जो संदेश को प्राप्त करता है, वो दोनों ही आमने सामने हो। इसमें प्रत्यक्ष वार्तालाप शामिल होता है, टेलीविजन के माध्यम से जो वार्तालाप होती है, जो भाषण होता है, सामूहिक चर्चा होती है, रेडियो, टीवी आदि, ये सब मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत ये शामिल होता है। तो इस तरह से ये मौखिक संप्रेषण है। यदि हम मौखिक संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझेंगे कि किस तरह से जो मौखिक संप्रेषण है उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें कि जो ध्वनि की पिच एवं ध्वनि की मात्रा होती है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे मौखिक संप्रेषण को प्रभावित करती है, क्योंकि जब ध्वनि की मात्रा कम होगी एवं स्पष्ट नहीं होगी तो भी जो मौखिक संप्रेषण है वो प्रभावित होता है। और ध्वनि की गति यदि सही नहीं होगी तो भी संप्रेषण प्रभावित होता है। और उच्चारण में स्पष्टता, यदि उच्चारण में स्पष्टता नहीं होगी तो जो मौखिक संप्रेषण में जो सूचनाएं, जो विचार है, वो अच्छी तरह से समझ नहीं आएंगे। जब समझ नहीं आएंगे तो मौखिक संप्रेषण सफल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे उच्चारण में स्पष्टता होना बेहद जरूरी है ताकि मौखिक संप्रेषण सफल तरीके से संचालित किया जा सके। और तीसरा है लिखित संप्रेषण यानी कि राइटिंग कम्युनिकेशन। जो लिखित संप्रेषण है, इसमें संप्रेषण लिखित रूप में होता है, जो कि मुद्रित एवं हस्तलिखित दोनों ही हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। जो लिखित संप्रेषण है ये लिखित रूप में होते हैं, ये हाथ के द्वारा लिखा हुआ भी हो सकता है, ये टाइप करके जो प्रिंटिंग स्वरूप में होगा वो भी हो सकता है। तो इस तरह से जो लिखित संप्रेषण है वो लिखित रूप में होता है और इसका स्वरूप मौखिक ना हो करके ये लिखित होता है, जैसे कि ईमेल हो गया, पत्र हो गया, रिपोर्ट हो गया, ज्ञापन हो गया। तो इस तरह से ये सब लिखित संप्रेषण के अंतर्गत शामिल होता है। और चौथा प्रकार है अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें बिना शब्दों के ये संप्रेषण होता है। अशाब्दिक संप्रेषण बिना शब्दों के, इसमें अपने विचारों, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, जैसा कि शब्द से प्रतीत हो रहा है यहाँ पे। अशाब्दिक संप्रेषण जिसमें कि शब्दों का किसी तरह का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें बिना शब्दों के अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है, जिसमें कि शारीरिक मुद्रा, मुख मुद्रा, स्पष्ट, निकटता, वेशभूषा, वाणी संकेत आदि शामिल होता है। अशाब्दिक संप्रेषण में
अलग अलग शरीर की मुद्राओं के द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता है, और जो हमारी मुख होता है, मुख की जो मुद्रा होती है उसके माध्यम से भी, और किसी को स्पर्श करके वो भी कम्युनिकेशन इस तरह से अशाब्दिक संप्रेषण में आता है। और अलग अलग जो वेशभूषाएं होती है और जो वाणी के जो संकेत होते हैं, जैसे कि इस तरह के जो संकेत होते हैं, वो संकेत भी अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। इसमें बिना शब्दों के यहाँ पे संप्रेषण होता है। तो इस तरह से ये यहाँ पे हमने चैनल के आधार पर संप्रेषण के प्रकारों को देखा है। अब हम इसके बाद उद्देश्य और शैली के आधार पर संप्रेषण के प्रकारों का वर्गीकरण करेंगे, जिसमें कि हम दो आधारों पर यहाँ पे उद्देश्य और शैली के आधार पर संप्रेषण के प्रकारों को देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि औपचारिक संप्रेषण। औपचारिक संप्रेषण में क्या होता है, इसमें कुछ निश्चित नियमों और अधिनियमों का पालन किया जाता है, और इसमें सही भाषा और सही उच्चारण की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें इस फॉर्मल कम्युनिकेशन में निश्चित नियमों एवं अधिनियमों का पालन किया जाता है। तो यहाँ पे सही भाषा होनी चाहिए हमारी, और उसका सही उच्चारण होना चाहिए, ये यहाँ पे आवश्यकता होती है। और यह संप्रेषण विश्वसनीय होते हैं, जिसमें कि आदेश निर्देश ये अधिक विश्वसनीय होते हैं। जब फॉर्मल कम्युनिकेशन में निश्चित नियमों अधिनियमों का पालन होगा, भाषा सही होगी, उच्चारण भी सही होगा, तो ये एक तरह से विश्वसनीय संप्रेषण कहलाता है। और इसमें आदेश शामिल होता है, निर्देश होता है, और ये अधिक विश्वसनीय होते हैं, लोगों का इस पे विश्वास होता है। और औपचारिक संप्रेषण स्थायी रिकॉर्ड होता है, जिसमें कि पत्र, रिपोर्ट आदि को संभाल कर रखा जाता है, जो भविष्य में निर्णय लेने में ये सहायक होता है। जो भी ऑफिशियल जो भी कार्य होते हैं, वो कार्य फॉर्मल कम्युनिकेशन में होते हैं, और इस कम्युनिकेशन में निश्चित नियमों अधिनियमों का पालन किया जाता है, और ये अधिक विश्वसनीय होता है ये संप्रेषण। इसमें आदेश निर्देश शामिल होता है, और जो भी ऑफिशियल जो कार्य होते हैं, जो इसमें औपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत जो भी कम्युनिकेशन ये होता है, वो किस तरह से स्थायी रिकॉर्ड के संदर्भ में रखा जाता है, जिसमें कि पत्र होता है, रिपोर्ट होता है, इन सब को संभाल कर रखा जाता है, और भविष्य में जब समय आने पर उसकी जरूरत पड़ती है और निर्णय लेने में, तो उनका प्रयोग वहां पे किया जाता है, जिसमें कि निर्णय लेने में यहाँ पे सहायता मिलती है इन रिकॉर्ड्स की। तो इस तरह से ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। और दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि अनौपचारिक संप्रेषण। अनौपचारिक संप्रेषण ये संप्रेषण औपचारिक संप्रेषण के ये ठीक विपरीत होता है, यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के ठीक विपरीत होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कोई भी व्यक्ति या संस्था अनौपचारिक संप्रेषण के बिना संभव नहीं है, क्योंकि जो अनौपचारिक संप्रेषण होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ये आम बोलचाल में ये होता है। जो रोजमर्रा की जो दिनचर्याएं होती है, उन रोजमर्रा की दिनचर्याओं में ये अनौपचारिक संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए कोई भी जो व्यक्ति होता है, जो संस्थाएं होती है, वो अनौपचारिक संप्रेषण के बिना संभव नहीं है। अनौपचारिक संप्रेषण का प्रयोग आम बोलचाल में किया जाता है। कि किस तरह से हम आम बोलचाल में इन संप्रेषण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी निश्चित नियमों अधिनियमों का पालन नहीं किया जाता है, और यहाँ पे यह जरूरी नहीं है कि हमारी भाषा सही हो, उच्चारण सही हो। तो इसलिए बिना किसी इस पाबंदी के कि इसमें निश्चित नियमों अधिनियमों का पालन करना होगा,
इस शंका के, इस डर और भय के बिना ये कम्युनिकेशन आम बोलचाल में होता है। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति और संस्था इस अनौपचारिक संप्रेषण के बिना ये संभव नहीं है। और अनौपचारिक संप्रेषण ये औपचारिक संप्रेषण के ठीक विपरीत होता है। तो इस तरह से ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे हमने उद्देश्य और शैली के आधार पर संप्रेषण को दो आधारों में देखा, जिसमें कि फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के संदर्भ में देखा। तो इस तरह से आज की जो ये संपूर्ण जो वीडियो है, ये वीडियो कम्युनिकेशन के संदर्भ में है, जिसमें कि हमने कम्युनिकेशन का अर्थ समझा और कम्युनिकेशन के टाइप्स को समझा, और टाइप्स को भी हमने 3 आधारों पर वर्गीकृत किया है। उन सभी आधारों को हमने एक एक करके बड़े ही विस्तार पूर्वक यहाँ पे विश्लेषण किया है इस वीडियो के अंतर्गत। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।